शहनाज स्वयं की बात सुन जाने लगी। तभी एकदम से मिसा खुद को गार्ड से छुड़ाई और वहीं फांस पर गिरे गन को उठाकर सीधे शहनाज की ओर पॉइंट करके खड़ी हो गई। इस वक्त किसी का भी ध्यान मिसा पर नहीं था, लेकिन अचानक ही सितारा पीछे मुड़कर देखती है तो उसके मुंह से चीख निकल गई। वो चिल्लाते हुए मुड़ी, लेकिन तभी मिसा ट्रिगर दबा देती है और एक गोली की तेज आवाज वहां गूंज उठी। इसके साथ ही साथ शहनाज की दर्द भरी चीख भी चारों तरफ गूंज उठी। रजत तुरंत मिसा के हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को मोड़ देता है, जिससे मिसा की चीख निकल जाती है। वहीं स्वयं जल्दी से शहनाज को अपने करीब खींच लेता है। शहनाज के हाथ से गोली छू कर निकल गई थी, जिस कारण उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। स्वयं जल्दी से अपने पॉकेट से रुमाल निकालता है और उसके हाथ पर बांध देता है, जिससे अब वहां से ब्लड निकलना कम हो जाता है। शहनाज को इस वक्त अपने हाथ में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। तभी स्वयं गुस्से से मिसा की तरफ देखती है तो मिसा शहनाज की तरफ घूरते हुए बोलती है, आज तो तुम बच गई शहनाज, लेकिन हर बार तुम नहीं बचोगी। मैं तुम्हें एक दिन मार कर रहूंगी। तुम्हारे कारण मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं तुम्हें खुश नहीं देख सकती। तुम्हें मरना होगा शहनाज, तुम्हें मरना होगा। ये सुन शहनाज को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो आगे बढ़ती है और मिसा के गाल पर एक तेज थप्पड़ खींचकर मारती है। मिसा अभी भी उसे गुस्से से घूर रही थी तो शहनाज उसके दूसरे गाल पर एक और थप्पड़ खींचकर मारती है, जिससे मिसा का चेहरा दूसरी तरफ झुक जाता है और उसके होठों के किनारे से खून निकलने लगता है। शहनाज मिसा के बालों को पीछे से कसकर पकड़ती है और चिल्लाकर बोलती है, बहुत कर लिया तुमने अपनी मनमानी मिसा। अब देखो हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों को मारने का। अब तुम जेल में जाओगी और हर रोज मरोगी, तभी तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। मिसा चिल्लाकर बोली, तुम कुछ भी कर लो शहनाज, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसी वक्त वहां पर पुलिस आ जाती है। स्वयं तुरंत बोलता है, पकड़ लें इस लड़की को, इसे यहाँ से लेकर जाइए। इसने मेरी बीवी को जान से मारने की कोशिश की और इसने ही मेरी बीवी को किडनैप किया था। उसी समय रजत अपने कुछ गार्ड्स को ऑर्डर देता है तो गार्ड्स रणवीर को भी पकड़कर वहां लेते हैं। रणवीर स्वयं को गुस्से से घूर रहा था। वो चिल्लाकर बोला, स्वयं से कहा, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने आज मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। तुम इस तरह से कैसे खुश रह सकते हो? तुम्हारे कारण मेरी प्रिया मर गई। तुम्हारे कारण मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई। तुम्हारी मोहब्बत कैसे पूरी हो सकती है? मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। स्वयं रणबीर के पास आया और उसने खींचकर एक थप्पड़ मार दिया, जिससे रणबीर का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। रणबीर गुस्से से स्वयं की तरफ देखता है तो स्वयं उसे देखकर चिल्लाते बोला, क्या बकवास लगा रखा है हर वक्त? तुम्हारी प्रिया मेरे कारण नहीं, अपनी गलती के कारण मरी है। उसे ही पैसों की लालच था, इसलिए वो तुम्हें छोड़कर मेरे पास आई थी। मैंने तो साफ मना कर दिया था कि मैं उसे प्यार नहीं करता, लेकिन नहीं, उसे तो बस मेरा होना था। उसने तो सिर्फ तुम्हारा यूज किया था मेरे पास आने के लिए, पर तुम बेवकूफ ये समझ नहीं पाए। स्वयं की बात सुन रणबीर एक पल के लिए चौंक गया, पर फिर वो गुस्से से बोला, तुम झूठ बोल रहे हो स्वयं। तुम खुद को बचाने के लिए ये सब बहाने बना रहे हो। स्वयं उसकी तरफ देखते हुए बोला, रणबीर, आई थिंक तुम्हें अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। मुझे क्या पड़ी है जो मैं तुम्हारी प्रिया के पीछे पड़ूंगा, जबकि तुम भी अच्छे से जानते हो कि मुझे पहले से ही शहनाज पसंद थी। जब मैंने स्कूल टाइम में पहली बार शहनाज को देखा था, तभी से मैंने उसे अपना मान लिया था, और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते थे। फिर तुम ये सब कैसे सोच सकते हो? तुम खुद ही सोचो, प्रिया हमारे बीच क्यों आई? क्योंकि उसे तुमने आने दिया। तुम्हें उसे देखकर पागल हो गए थे, जिसका फायदा उठाकर उसने पहले तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाया और फिर तुम्हारे जरिए मेरे पास आई। उस वक्त तो तुम्हारे डैड की कंडीशन भी ठीक नहीं थी, इसलिए उसे सिर्फ पैसा चाहिए था, और वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि मेरे डैड की कंपनी का बहुत नाम था। इसलिए वो मेरे पास आई थी ताकि मेरे जरिए वो पैसों में खेल सके। रणबीर हैरानी से स्वयं की तरफ देख रहा था। उसे अभी भी स्वयं की कई बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी स्वयं ने अपना फोन निकाला और उसमें से कुछ ओपन करके रणबीर की तरफ कर दिया। जैसे जैसे रणबीर उस वीडियो को देख रहा था, उसकी आंखें हैरानी से फटी जा रही थी। उस वीडियो में स्वयं और प्रिया भी थी। प्रिया खुलकर स्वयं से बोल रही थी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ना कि उस रणबीर से। रणबीर को तो मैंने सिर्फ यूज किया ताकि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं। बिलीव मी, मुझे उस रणबीर से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। वैसे भी उस जैसे फटीचर से कौन प्यार करेगा? वो तो अपने डैड के ही दम पर उड़ता है, और उसके डैड के पास भी ज़्यादा पैसे नहीं है। उसके डैड की भी कंपनी भी जल्द ही बैंकरप्ट होने पर आ गई है, तो भला मैं उसे क्यों चाहूंगी? और वैसे भी तुम जैसे हैंडसम मैन को छोड़कर भला कोई लड़की किसी और के पास क्यों जाएगी?
प्रिया की बात सुनकर स्वयं एक पल के लिए चौंक जाता है। वो उसे मना करते हुए बोलता है, तुम पागल हो गई हो प्रिया, रणबीर तुमसे बहुत प्यार करता है और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता है। एक बात और, मैं तुमसे प्यार नहीं करता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये सुनकर प्रिया को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में स्वयं के कॉलर को पकड़कर बोली, स्वयं मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। तुम देखो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूंगी कि खुद ही तुम्हारे और रणबीर के बीच दूरियां आ जाए, फिर तुम मजबूर हो जाओगे मेरे पास आने के लिए। लेकिन स्वयं कुछ नहीं सुनता और उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। ये सब देखकर रणबीर की आंखें हैरानी से फैल गई। वो लड़खड़ा कर वहीं फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखों से तेजी से आंसू गिरने लगे। वो रोते हुए बोला, मैंने जिस लड़की से इतनी शिद्दत से मोहब्बत किया, वही लड़की इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी? मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे तो लगा था कि प्रिया मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है, पर वो तो सिर्फ पैसों की भूखी थी। वो तो एक नंबर की गोल्डी डिगर निकली। ये सब बोलते हुए रणबीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी स्वयं उसके पास गया, फिर उसके कंधे पर हाथ रखा तो रणबीर तुरंत स्वयं की तरफ देखकर बोला, सॉरी स्वयं, मैंने तुम्हें गलत समझा। आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। और अगर आज तुम सही समय पर नहीं आते तो शायद मुझसे आज एक बहुत बड़ी गलती हो जाती। इतना कहकर वो शहनाज की तरफ देखकर उससे भी सॉरी बोलता है, जिस पर शहनाज कुछ नहीं बोलती है। स्वयं रणबीर के कंधे को पकड़कर उसे खड़ा करता है और उससे बोलता है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम अपनी जिंदगी को फिर से जी सकते हो और अपने मन में जो भी गलतफहमी पाल रखे हो उन सबको बाहर निकालो और अपनी जिंदगी को खुशी से जियो। फिर स्वयं इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, इस मीसा को यहाँ से लेकर जाओ। एक लेडीज कांस्टेबल तुरंत मीसा को पकड़ती है और वहां से लेकर चले जाती है। धीरे धीरे सभी लोग वहां से चले जाते हैं। रणबीर सबके जाने के बाद एक बार फिर से फर्श पर बदहवास सा बैठा हुआ। उसकी आंखों के सामने वो सब सीन आ रहे थे जब वो पहली बार प्रिया से मिला था, और जब उसे प्रिया की मासूमियत और भोलेपन को देखकर उससे पहली ही नज़र में प्यार हो गया था। कैसे वो दोनों साथ में घूमते थे, प्रिया उससे कितनी प्यारी प्यारी बातें करती थी। ये सब कुछ सोचते हुए रणबीर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाया और फर्श पर मारते हुए बोला, आई हेट यू प्रिया, आई रियली हेट यू। अच्छा हुआ तुम अब नहीं हो, अगर तुम होती तो शायद आज तुम खुद मेरे हाथों से मारी जाती। स्वयं शहनाज को पकड़े हुए बाहर आया। शहनाज अभी लहंगे में थी। स्वयं ने तुरंत शहनाज को अपनी गोद में उठा लिया। शहनाज ये देखकर सकपका गई। वो स्वयं की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? स्वयं शहनाज की तरफ देखता है, फिर बोला, महबूबा तुम कुछ नहीं बोलोगी और अब तो मेरा तुम पर पूरा हक बनता है। तुम मेरी वाइफ हो और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। शहनाज अब कुछ नहीं बोल पा रही थी। वो शर्म से अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। वहीं रजत और सितारा उन दोनों को इस तरह से देख मुस्कुरा रहे थे। रजत सितारा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लिए अपनी कार की तरफ बढ़ गया। वहीं स्वयं शहनाज को अपनी गोद में लिए कार की तरफ बढ़ गया। उसने कार की बैक सीट का डोर ओपन किया और धीरे से शहनाज को कार के अंदर बिठाया। फिर खुद भी कार में जाकर बैठ गया और ड्राइवर को ऑर्डर देते बोला, तुरंत कार को गिल मेंशन ले चलो। ड्राइवर ने तुरंत वहां से कार को आगे बढ़ा दिया। स्वयं ने अपना फ़ोन निकाला और राघव को कॉल किया। कुछ रिंग्स जाने के बाद राघव कॉल पिक किया तो स्वयं उसे ऑर्डर देते हुए बोला, तुम मॉम डैड सभी को लेकर गिल मेंशन में आ जाओ, और हाँ, लेडी डॉक्टर को भी मेंशन आने को लिए बोल देना। इतना कहकर स्वयं ने तुरंत कॉल कट कर दिया। शहनाज बस स्वयं को देख रही थी। स्वयं अभी फ़ोन में ही लगा हुआ था। वो शहनाज की तरफ बिना देखे बोला, महबूबा अब तो सारी ज़िंदगी पड़ी है मुझे ऐसे देखने की। तुम जितना चाहो मुझे जी भर के देख सकती हो। शहनाज ये सुनते ही शर्मा के जल्दी से अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमाकर बोली, मैं आपको कहाँ देख रही हूँ? लगता है आपको कुछ ज़्यादा ही गलतफहमी हो गई। स्वयं ने अपने फ़ोन को एक साइड में रखा। फिर एकदम से उसने शहनाज को उसकी कमर से पकड़कर खुद के करीब खींच लिया। ऐसे अचानक स्वयं के खींचने से शहनाज के हाथ में जो चोट लग गई थी, जिससे उसे तेज दर्द हुआ और उसके मुंह से एक आह निकल गई। आह, मुझे दर्द हो रहा है, शहनाज धीरे से बोली, पर स्वयं सुन नहीं पाया। शहनाज की आह को सुनकर स्वयं बोला, क्या महबूबा तुम ठीक तो हो ना? स्वयं की बात पर शहनाज मुस्कुराकर बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा चोट लग गया था, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वयं शहनाज के चेहरे को बड़ी ही प्यार से अपने हाथों में टच करते हुए बोला, महबूबा तुम्हें पता है ना, तुम्हें एक खरोच भी आती है तो मेरी जान निकल जाती है। आज इतना सब कुछ तुम्हारे साथ हो गया, तुम सोच भी नहीं सकती कि मुझ पर क्या बीती होगी। जब मैं वहाँ पहुँचा और तुम्हें इस तरह से बंधा हुआ देखा तो मैं घबरा गया। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने सबसे पहले ये तरीका अपनाया और खुद ही रणबीर की जगह जाकर बैठ गया। फिर तुमसे शादी कर ली। मुझे पता है तुम्हारी शादी के बहुत सारे सपने हैं और मेरे एक कदम के कारण तुम्हारे सारे सपने टूट गए।
मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। शहनाज स्वयं की बात सुन तुरंत उसके गालों पर अपना एक हाथ रखकर बड़े ही प्यार से बोली, आप कुछ नहीं बोलेंगे, आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारी शादी हुई। आप सोच भी नहीं सकते, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती है। आपसे शादी करना तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना है। ये बोलती हुए शहनाज की आंखें नम हो गई। वहीं स्वयं जब शहनाज की आंखें नम देखता है तो वो तुरंत नीचे झुककर उसके दोनों हाथों को चूम लेता है और फिर प्यार से उसके लिप्स पर किस करते हुए बोला, सच में महबूबा, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना मायने रखता हूँ? शहनाज प्यार से स्वयं की नोज को अपनी नोज पर रब करते हुए बोली, इससे भी कहीं ज़्यादा, आपसे ज़्यादा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। जैसे स्वयं ने यह सुना उसकी तो खुशी का जैसे कोई ठिकाना नहीं था। उसने एकदम से शहनाज को अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला, थैंक यू मेरी महबूबा, थैंक यू मुझे अपनी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस देने के लिए, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू मेरे इस कदम पर मुझे माफ़ करने के लिए, थैंक यू मेरी बीवी बनने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। शहनाज भी धीरे से स्वयं की पीठ पर अपना हाथ रख देती है और उसकी आंखों में ठहरे आंसू गालों पर आ लुढ़ के। तभी उसे याद आने लगा कि कैसे पिछले जन्म में स्वयं उसके लिए इतना तड़प उठा था और उसी के लिए उसने अपनी जान तक दे दी थी, और अब इस जन्म में भी स्वयं उससे उतना ही प्यार करता है। ये महसूस करके शहनाज को अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी। अचानक ही एक झटके में कार रुकी तो दोनों ही अपने सेंस में वापस आए। शहनाज धीरे से स्वयं से अलग हुई तो स्वयं ने तुरंत उसकी आंखों से पहले आंसुओं को साफ किया और बोला, अभी ना आंसुओं की कोई ज़रूरत नहीं है हमारी लाइफ में, अब हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ हैं। शहनाज बस मुस्कुरा देती, तभी एक कार जल्दी से आकर कार का बैक साइड का डोर ओपन किया तो स्वयं बाहर आया। फिर वो धीरे से शहनाज को बाहर निकाला। जैसे ही शहनाज बाहर आई स्वयं ने एकदम से उसे अपनी गोद में उठा लिया, फिर उसे लेकर मेंशन की तरफ बढ़ गया। स्वयं के ऐसे अचानक से उठाने पर शहनाज एक बार फिर से चौंक गई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं? यहाँ तो उतार दीजिए, मैं चल सकती हूँ, मेरे हाथ में चोट आई है, पैरों में नहीं। स्वयं शहनाज की तरफ देखते हुए बोला, महबूबा तुम चुप रहो, मैंने तुम्हें बोलने के लिए नहीं कहा है, इसलिए चुपचाप मेरी गोद में इसी तरह रहो। अब शहनाज चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। वहीं स्वयं शहनाज को उसी तरह गोद में लिए डोर की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो एंटर करने वाला था कि तभी एक तेज आवाज़ उनके कानों में पड़ी, रुक जाओ, अपना एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। इस आवाज़ को सुनकर स्वयं और शहनाज सामने की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर शालिनी जी गुस्से से खड़ी थी। उन्हें गुस्से से देख शहनाज डर गई और उसने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। तभी शालिनी जी चलते हुए आगे आई और उनके साथ अमर जी भी थे। शालिनी जी आकर बोली, ये क्या किया तुमने? शहनाज तुमसे इतना भी सब्र नहीं हुआ? एक हफ्ते रुक जाती, फिर तो हम तुम दोनों की शादी करा ही रहते ना, फिर भी तुम लोगों से इतना सब्र नहीं हुआ? शहनाज डरकर उन्हें कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, पर फिर भी वो हिम्मत करके बोली, मॉम ऐसा कुछ। तभी स्वयं बोला, देखिए आप गलत समझ रही हैं, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। शालिनी जी गुस्से से बोली, अच्छा मैं जो सोच रही हूँ कुछ नहीं है? तुम दोनों ने शादी कर ली, क्या ये मैं गलत सोच रही हूँ? तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, क्या ये मैं गलत सोच रही हूँ? तुम दोनों इस तरह से मुंह उठाए चुपचाप चले आए, क्या मैं ये गलत सोच रही हूँ? आप स्वयं भी कुछ नहीं बोल पाया। तभी अमर जी बोले, बस करिए, और कितना परेशान करेंगे बच्चों को आप? शालिनी जी अमर जी की तरफ घूर कर देखती और बोली, आप चुप रहिए, आपको पता भी है इन घंटे में मैं कितना परेशान थी, मैं कितना डर चुकी थी। अपनी मॉम की एक्टिंग देख शहनाज मुंह बनाकर बोली, ऐसा क्यों करते हो आप? आपको पता भी है मैं किस कंडीशन में थी, और आप तो मुझे आते ही लड़ने लग गई, मुझ पर गुस्सा निकालने लग गई। सामने से शालिनी जी ने ये सुना तो वो बोली, सॉरी बेटा, बट मैं क्या करूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही तुम दोनों की शादी को देखकर। फिर वो स्वयं की तरफ देखती बोली, अब तुम मेरी बेटी को नीचे उतारोगे? मुझे अपनी बेटी को गले लगाना है। स्वयं थोड़ा झेप गया और फिर धीरे से शहनाज को नीचे उतार दिया। शहनाज नीचे उतरी तो शालिनी जी तुरंत अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। शालिनी जी के ऐसे गले से लगने पर शहनाज भी कसकर अपनी मॉम के गले लगकर रोने लगी। शालिनी जी उसे चुप कराती बोली, पगली लड़की रो क्यों रही है? तुम दोनों की शादी हो गई है तो खुशी की बात है ना। लेकिन शहनाज अभी भी बस रोए जा रही थी। वही जानती है कि इन कुछ घंटों में उस पर क्या बीती थी। अगर स्वयं सही समय पर नहीं आता तो शायद आज उसकी शादी रणबीर से हो जाती। हाँ, माना कि रणबीर एक गलत फहमी का शिकार था,
और इस कारण वो इतना बड़ा कदम उठा रहा था, लेकिन इससे तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो ही जाती। ये सोच सोच कर शहनाज के आंसू नहीं रुक रहे थे। साले जी ने उसे चुप कराते हुए बोला, बस करो बेटा, अब और तुम नहीं रोगी। जो होना था सो हो गया, पर इसमें खुशी की बात है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। आखिरकार तुम दोनों की शादी हो गई, जो कि तुम दोनों और हम सभी चाहते थे। शहनाज उसी तरह अपने माँ के गले लगे, बस अपने सर को हिला देती है। तो सालनी जी उसके आंसू को साफ करते बोली, बस अब तुम और नहीं रोगी। अरे ये तो खुशी की बात है ना कि दोनों की शादी हुई है, अब चलो अंदर आओ। तभी पीछे से आवाज आई, जी नहीं, आप मेरी बहू को इस तरह से अंदर नहीं ले जा सकती। सभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पर नीरजा जी खड़ी थी। अपनी मॉम को देखकर स्वयं बोला, नॉट अगेन मॉम, अब आप भी एक्टिंग मत करो प्लीज। नीरजा जी भी स्वयं के पास आई और उसके सर पर चपत लगाते हुए बोली, चुप कर तू, मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ। तुझे तो बस यही लगेगा कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, पर यह सच्चाई है कि मैं भी बहुत गुस्से में हूँ, और तुम दोनों ने जो किया है उसकी पनिशमेंट तो तुम दोनों को मिलकर रहेगी। वो मैं बाद में दूंगी, पर इससे पहले मैं तुझे इस बात की पनिशमेंट दूंगी कि तूने मेरी बहू को इतना रुलाया। स्वयं अब कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप खड़ा था। वहीं शालिनी जी ने हंसते हुए कहा, बस कीजिए, और कितना बच्चों को परेशान करेंगी। नीजा जी हंसकर बोली, अरे ये तो मेरा हक बनता है, सास हूं मैं अब इसकी, और अब तो सास बहू में ऐसे ही हमेशा प्यार भरी बातें होंगी। फिर वो प्यार से शहनाज के माथे को चूमती हुए बोली, बस बेटा मुस्कुराते रहा करो, तुम हंसती हो तो ज़्यादा अच्छी लगती हो, और अगर तुम दुखी होती हो तो हम सभी को बहुत दुख होता है। हम सब में सबसे ज़्यादा तो मेरी इस नालायक बेटी को दुख होता है, जिसके दिल को तुमने चुरा लिया है। इसकी सुकून, इसकी हंसी, सब कुछ तुम में बसती है, इसलिए तुम हंसोगी तो मेरा बेटा भी खुश रहेगा। शहनाज पलट कर स्वयं की तरफ देखती तो स्वयं मुस्कुराते उसे देख रहा था। अब तक रजत और सितारा भी आ गए थे। साली जी उनको आते हुए देख कर बोली, ये क्या, तुम दोनों ने शादी नहीं किया? रजत मुंह बनाकर बोला, मॉम मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। रजत की ये बात सुन सभी जोर जोर से हंसने लगी। साली जी रजत के कान को पकड़कर बोली, बहुत जल्द तेरी भी शादी करा दूंगी, 1 हफ्ते रुक जा, फिर तेरी भी शादी होनी है। तभी नीरजा जी बोली, हाँ, और एक बार फिर से स्वयं और शहनाज की भी शादी हो जाएगी। जैसे स्वयं ने ये सुना तो तुरंत बोला, मॉम अब तो हमारी शादी हो चुकी है ना, आप इस तरह से पीछे हट नहीं सकती हैं। नीरजा जी कुछ बोलती उससे पहले साली जी बोली, हाँ लेकिन हम चाहते हैं कि रीति रिवाज से शादी हो, और मैं अपनी बेटी को यहाँ से खुशी खुशी विदा करूँ। उसी समय पंडित जी वहाँ आए और बोले, माफ़ कीजिएगा मिसेस गिल, पर अब जब इन दोनों बच्चों की शादी हो गई है तो इन दोनों को अलग नहीं रखना चाहिए, इन दोनों को एक साथ ही रखिए, क्योंकि अगर ये अलग हुए तो शायद इनके बीच परेशानियाँ आ सकती हैं। पंडित जी की ये बातें सुन सालनी जी और नीरजा जी दोनों परेशान हो गए। दोनों ही थोड़ी परेशानी के साथ बोले, आप कहना क्या चाहते हैं पंडित जी, क्या हमारे बच्चे पर कोई मुसीबत आने वाली है? पंडित जी कुछ सोचते हुए बोले, नहीं, लेकिन आ सकती है, इसलिए आप इन दोनों को अलग मत करिए, क्योंकि ये दोनों साथ रहेंगे तभी ये खुश रह सकते हैं, वरना शायद इनके बीच गलतफहमियां और दूरियां आ जाए। पंडित जी की ऐसी बातें सुनकर शालिनी जी और नीजा जी दोनों ही परेशान हो गई। तभी स्वयं ने अपनी मॉम को समझाते हुए बोला, मॉम कुछ नहीं होगा, और वैसे भी पंडित जी ने कहा है ना कि हम साथ रहने के लिए, तो अब आप लोग परेशान मत होइए, और हमारे बीच कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। शालिनी जी ने ये सुन तुरंत अपनी बेटी को गले से लगा लिया, फिर बोली, बेटा मेरे लिए तुमसे और तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है, और तुम्हारी खुशी स्वयं के साथ है, तो मैं अब और तुम लोगों को नहीं रोकूंगी। आज ही मैं तुम्हारी अच्छे से धूमधाम से विदाई करूंगी। ये सुनकर शहनाज की आंखें नम हो गई। वो अपनी मॉम के गले लग गई और शालिनी जी से प्यार से उसके बालों को चूम ली। तभी मिस्टर गिल भी वहां आए और शहनाज के बालों को हाथ में रखे, तो शहनाज तुरंत अपने डैड के भी गले लग गई और उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। मिस्टर गिल शहनाज को चुप कराते हुए बोले, चुप हो जाओ बच्चा, अगर ऐसे तुम रोगे तो शायद हम तुम्हारी विदाई ना करें। तो क्या तुम चाहती हो कि तुम स्वयं के साथ ना जाओ? अपने डैड की बातें सुन शहनाज उनकी तरफ देखती है, फिर वापस उनके सीने से लग गई। अमर जी हंसने लगे और नीजा जी बोली, बस करो अमर, मेरी बहू को परेशान मत करो। अमर जी हंसते बोले, अच्छा आपकी बहू हो गई है, पर उससे पहले वो मेरी बेटी है, और हम बाप बेटी के बीच हमेशा ऐसे ही हंसी मजाक होता रहता है, क्यों शहनाज बेटा? शहनाज मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है। वो कुछ बोल नहीं रही थी। तभी रजत बोला, तू कब से इतनी चुप चुप क्यों है? ऐसे तो तू दिन भर पट 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 बोलती रहती है, और आज सभी पूछ रहे हैं तो बस सर हिला दे रही है, क्या बात है? कहीं स्वयं ने तुम्हें कुछ
बुद्धि तो नहीं देती कि बड़ों के सामने इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा शर्म करना चाहिए। अपने भाई की बातें सुन शहनाज सालनी जी से बोली, मॉम देखिए ना, भाई कोई मुझे परेशान कर रहे हैं। सालनी जी रजत की तरफ घूम कर देखती है और रजत को डांटती बोली, चुप हो जा, अगर तूने मेरी बेटी को कुछ भी बोला ना तो मैं तेरी और सितारा की शादी नहीं होने दूंगी। ये सुनते ही रजत बोला, ये क्या बात हुई, आप मेरी उससे शादी क्यों नहीं होने देंगी? एक तो पहले ही शादी लेट हो रही हो, ऊपर से आप ऐसे कह रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ आज के दिन ही आप हम दोनों की भी शादी कर दीजिए। अच्छा बेटा, ये अच्छा तरीका है मुझसे अपनी बात मनवाने का, पर मैं तेरी बात इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। भूल जा, जब मुहूर्त है उसी समय तुम दोनों की शादी होगी। ये सुनकर रजत का मुंह बन गया, वो बेचारा समूह बना लिया। वहीं रजत के ऐसे चेहरे को देख सितारा को हंसी आ गई। ये देखकर रजत उसे घूर कर देखता है, जैसे मानो कह रहा हो, हंस लो बेटा, मैं तुम्हें तो रातें बताता हूँ। सितारा समझ गई और उसकी हंसी एकदम से गायब हो गई। शालिनी जी फिर शहनाज को लेकर रूम में गई, क्योंकि वो शहनाज को अच्छे से तैयार करना चाहती थी और उसके साथ ही साथ कुछ रस्में भी होने उन्हें करनी थी। नीजा जी वहीं स्वयं के पास बैठी हुई थी और मिस्टर शेखावत भी आ गए थे। अब वो भी उनके साथ बैठे हुए थे। तभी वहां पर राघव के साथ सोहा और नकुल भी आ गए। हालांकि सोहा नकुल से 10 कदम की दूरी बनाकर चल रही थी। वो अपने भाई से चिपक कर चल रही थी और राघव भी सोहा को पकड़े हुए था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बहन नकुल से बहुत डरती है। वहीं नकुल सोहा को इस तरह से खुद से दूर जाते देखता है तो उसे बुरा लग रहा था। उसके साथ ऐसा क्यों था, वो ये समझ नहीं पा रहा था। वो अपने मन ही मन बोला, ऐसा क्या है तुम्हें सोहा, जो मैं न चाहते हुए भी तुम्हारी तरफ खींचा जा रहा हूँ? क्यों मुझे तुम्हारी दूरी अच्छी नहीं लगती? क्यों मुझे तुम्हारा इस तरह से मुझसे दूर भागना, मुझसे डरना पसंद नहीं आता है? क्या है ऐसा तुम में सोहा? मैं तो अंतरा से प्यार करता हूँ ना। हाँ, मैं बिल्कुल कन्फर्म हूँ, मैं अंतरा से ही प्यार करता हूँ, पर शायद मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, यही रीजन होगा। डोंट वरी सोहा, बहुत जल्द मैं तुमसे दोस्ती करूँगा, फिर तुम मुझसे डरोगी भी नहीं। ये सब सोचते हुए नकुल मुस्कुरा रहा था। तभी नीजा जी उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देख बोली, तू वहाँ खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है, यहाँ और अपने भाई के पास बैठ। नकुल तुरंत आया, स्वयं के पास बैठते हुए बोला, क्या बात है भाई, आखिर आपने तो बाजी मार ली। स्वयं नकुल को घूर कर देखता और फिर वो अपने मॉम से पूछता है, मॉम ईसा कहाँ है? नीजा जी बोली, पता नहीं, वो किसी जरूरी काम से बाहर चली गई होगी। उसने बोला था कि उसका कोई कॉलेज में प्रोजेक्ट उसे सबमिट करना है। राघव ने जैसे ही ईसा का नाम सुना उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई, पर फिर वो खुद को नॉर्मल करके मन ही मन बोला, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, ये गलत है। लेकिन अचानक ही राघव को ही घबराहट सी होने लगी। ना जाने क्यों ईसा के बारे में सोचते हुए उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और उसकी सांसें भी भारी होने लगी थी। वो घबराते हुए मन में बोला, ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम किसी मुसीबत में हो? ये सोच राघव तुरंत ही वहां से बाहर आया और अपना फ़ोन निकालकर ईसा को कॉल कर दिया। वहीं ईसा कॉलेज में थी। वो अपना असाइनमेंट सबमिट करके जैसे ही जाने लगी कि तभी एक लड़का उसे पकड़कर बोला, ईसा मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। ईसा उस लड़के की तरफ घूरकर देखती है, फिर एकदम से उसको झटकते हुए बोली, ये क्या बिहेवियर है? मुझे दोबारा इस तरह से पकड़ने की कोशिश भी मत करना। इतना कहकर ईसा वहां से जाने लगी। तभी उस लड़के को गुस्सा आ गया। अतुल गुस्से से बोला, तुम खुद को समझती क्या हो? इतना कहकर वो ईसा के हाथ को पकड़कर जबरदस्ती उसे खींचते हुए कॉलेज के लास्ट रूम की तरफ लेकर जाने लगा। ईसा खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, अतुल तुम पागल हो गए, छोड़ो मुझे। ये क्या बिहेवियर है तुम्हारा? तुम शायद भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। अगर मेरे भाई और मेरे डैड को पता चल गया तो वो दोनों तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सुन अतुल गुस्से से बोला, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा भाई और तुम्हारे डैड मेरा क्या करते हैं। मैं भी कोई छोटी मोटी कंपनी का मालिक का बेटा नहीं हूँ, और बहुत तो शौक है ना मुझसे दूर जाने का। आज मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगा कि तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। तुम मजबूर हो जाओगी मेरे पास आने के लिए। इतना कहकर वो ईसा को घसीटते हुए स्टोर रूम में लेके गया और एकदम से स्टोर रूम में उसे धक्का दे दिया, जिससे ईसा लड़खड़ा कर फर्श पर गिर गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वहीं अतुल एकदम से स्टोर रूम का डोर बंद कर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिया। ईसा चिल्लाती बोली, देखो अतुल, तुम मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकते हो। तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ कितना बुरा होगा। वहीं अतुल को तो ईसा की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो धीरे धीरे ईसा की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था और उसकी तरफ देख मक्कारी से हंसी हंसते बोला, तुझे क्या लगा कि तेरी धमकियों से मैं डर जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं।
अब तू देख मैं तेरा आज क्या हाल करता हूँ। तूने मुझे बहुत परेशान किया और तेरे कारण मैं बहुत कुछ झेल चुका हूँ, पर आज मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। आज तू मेरी मेरे नीचे दबी हुई होगी और दर्द से तड़पती रहेगी, लेकिन तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। अतुल की ऐसी बातें सुनकर ईसा की धड़कनें तेज हो गईं। डर के कारण उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। तभी एकदम से अतुल उसके बिल्कुल करीब पहुंचा और उसके ऊपर कूद पड़ा। अतुल ने ईसा के दोनों हाथों को कसकर पकड़ रखा था। ईसा बार बार छटपटा रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अतुल की पकड़ उस पर बहुत मजबूत थी, जिस कारण वो हिल भी नहीं पा रही थी। वो रोती हुई बोली, अतुल दूर हो जाओ मुझसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तुम बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ कितना बुरा होगा। अगर मेरे भाइयों को पता चला तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। अतुल ईसा के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, इतनी बुरी हालत में भी तुम्हें अभी भी यह लग रहा है कि तुम मुझे डरवाओगी और मैं मान जाऊंगा? तुम्हारी बातों को कभी भी नहीं। पर हाँ, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। लेकिन हाँ, दूर होने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, अभी अभी हमारे बीच जो कुछ हुआ है ना, सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। पर अभी मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये सब जो हमारे बीच हुआ वो सब मेरे पास रिकॉर्ड के तौर पर रहेगा, जिससे तुम भूल कर भी किसी और के करीब न जा सको। क्योंकि अगर तुम किसी और के करीब गई तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं इस वीडियो का क्या करूँगा। मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा, फिर उससे तुम और तुम्हारी फैमिली बदनाम हो जाएगी। इसलिए चुपचाप से मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। और जल्द ही मैं अपने डैड को तुम्हारे घर भेजूंगा हमारा रिश्ता लेकर। तो बिना कोई ड्रामा किए चुपचाप से मुझसे शादी कर लेना। इतना कहकर अतुल वहां से जाने लगा। अतुल की बातें सुनकर ईसा रोने लगी। रोते हुए बोली, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी, चाहे मैं अपनी जान क्यों ही ना दे दूं। अतुल को अब ईसा की बातों पर गुस्सा आ गया। वो एकदम से उसके पास गया और उसके गालों को कसकर पकड़ते बोला, कोई भी ड्रामा मत करना जिससे मेरा दिमाग खराब हो जाए। और हाँ, अगर तुम मर भी गई तो भी ये वीडियो वायरल होगा, क्योंकि तुम्हारी फैमिली तो रहेगी ना। तो तुम ना सही, तुम्हारी फैमिली सही, तुम्हारी फैमिली को मैं बदनाम तो मैं करके रहूँगा। इसलिए बिना कोई ड्रामा किए चुपचाप से शादी के लिए हाँ कह देना। कहते हुए उसने ईसा के गालों को झटक दिया, जिससे ईसा के मुंह से एक आह निकल गई। अतुल तुरंत एक जैकेट निकाला और बोला, ये लो, इसे पहन लेना, तुम्हारे फटे हुए कपड़े छिप जाएंगे। वरना तुम ऐसे बाहर गई तो जितने लोग भी तुम्हें देखेंगे वो तुम्हें देख कर ही समझ जाएंगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। इतना कहकर अतुल ने ईसा की तरफ देखकर एक शातिरी स्माइल पास किया और फिर उसे फ्लाइंग किस देते हुए बोला, गुड बाय बेबी गर्ल, बोलकर मुस्कुराते हुए रूम से बाहर निकल गया। वहीं ईसा अतुल के जाने के बाद अपने चेहरे को हाथों में के बीच छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू रुक ही नहीं रहते। अचानक एक बार फिर से रूम का डोर ओपन हुआ। वो सामने देखती है तो वहां पर राघव खड़ा था। राघव ईसा की हालत देख घबरा गया और जल्दी से उसके पास जाकर पूछा, ईसा तुम ठीक तो हो ना? इतना कहकर वो ईसा को जैसे ही टच करने वाला था कि ईसा उससे दूर झटकते हुए बोली, प्लीज स्टे अवे, दूर रहिए मुझसे, मुझे छूने का कोई हक नहीं है आपको। इतना कहे ईसा ने किसी तरह खुद को संभाला और उठ के बैठ गई। राघव एक बार फिर से ईसा के पास जाने लगा तो ईसा हाथ दिखाकर बोली, प्लीज आपने क्या कहा था उस दिन कि मैं आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? आपने सिर्फ मुझे अपने बॉस की बहन की तरह ट्रीट किया है, तो मैं आपसे दूर रहूं। तो प्लीज़ ये सब दिखावा मत करिए, मैं आपके दिखावे में नहीं आने वाली। पहले ही बहुत दर्द झेल लिया है मैंने, अब और मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं और सह सकूं। ईसा ये सब बोलते हुए लगातार रोई जा रही थी। उसके आंसू रुक ही नहीं रहते। वो एकदम से आगे बढ़ी और वहीं फंस पर गिरी। अपनी जैकेट उठाकर पहन लेती है, फिर तेजी से रूम से बाहर जाने लगी कि तभी राघव ने पीछे से उसे पकड़ लिया और एकदम से अपने करीब खींच लिया, जिससे ईसा सीधे राघव के सीने से जा लगी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते बोली, क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। मैंने कहा छोड़िए मुझे, लेकिन राघव ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि उसे वाल से लगाकर खड़ा कर दिया और गुस्से से बोला, मुझे बताओ ये सब क्या हुआ है, किसने किया ये सब तुम्हारे साथ? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। ईसा गुस्से में बोली, मैंने कहा छोड़िए मुझे, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप होते कौन है मुझसे यह सब पूछने वाले? हमारे बीच ऐसा कोई भी संबंध नहीं है कि हम एक दूसरे को कुछ बता सकें, सो प्लीज लीव मी। पर राघव ने उसे नहीं छोड़ा। वो उसके दोनों हाथों को पकड़कर वाल से लगा दिया और एकदम से ईसा के होठों की तरफ झुककर उसके होठों को अपने होठों के बीच जकड़ लिया। राघव के अचानक ऐसा करने से ईसा बिल्कुल शांत हो गई। ऐसा लगा था जैसे वो बिल्कुल फ्रीज हो गई थी। उसके हाथ पैर हिल भी नहीं रहते और एक पल के लिए वो बिल्कुल सुन्न हो गई। एक पल के लिए उसकी सांसें ही रुक गई थी। उसके पूरे शरीर में एक तेज करंट सा दौड़ गया।
वहीं राघव ने कुछ सेकंड बाद ईसा के होठों को छोड़ा, पर वो अभी भी उसे दूर नहीं हुआ था। उसकी आंखों में देखते बोला, अभी कुछ बोलना बाकी है? हमारे बीच कुछ है या नहीं, ये भी बताना जरूरी है। ईसा कुछ बोल नहीं पाई। वो अपनी नजरें नीचे झुका लेती। ये देखकर राघव को बहुत अच्छा लगा। उसे ईसा का इस तरह से शर्माना बहुत पसंद था। हमेशा ईसा सबके सामने चुलबुली सी लड़की बनकर आई, लेकिन राघव के सामने वो इतनी मासूम और शर्मीली हो जाती थी कि सब हैरान हो जाते थे। वहीं राघव को यह सब देख बहुत अच्छा लगता था। कहीं ना कहीं वो ईसा को आज से नहीं, बहुत पहले से ही पसंद करता था। और सच्चाई ये था कि वो ईसा से दूर रहता था। उसे हमेशा यही लगता था कि उसके और ईसा का कोई मेल नहीं है। उनके बीच इतना डिफरेंस है कि वो दोनों कभी मिल ही नहीं सकते। ये सोचते हुए खुद को ईसा से दूर रखता था। वहीं ईसा पूरी कोशिश करती थी कि राघव उसकी तरफ देखे, पर राघव हमेशा उससे दूरी बनाकर रखता था। लेकिन आज ईसा की ऐसी हालत देख वो खुद को रोक नहीं पाया। राघव ने एक बार फिर से ईसा के चेहरे की तरफ देखते हुए उससे पूछा, बताओ मुझे क्या हुआ ईसा? राघव के इतने प्यार से पूछने पे ईसा की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो खुद को रोक नहीं पाई और एकदम से राघव के सीने से लग गई। राघव ने जब महसूस किया कि ईसा रो रही है तो उसे बहुत बुरा लगा। वो भी कस कर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया, फिर प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ ईसा, बताओ मुझे। ईसा आप कांप रही थी। वो महसूस कर राघव और भी ज्यादा घबरा गया। उसने कसकर उसे पकड़ लिया और उसे शांत कराने लगा। ईसा उसे सच बताने वाली थी, लेकिन उसे अतुल की दी हुई धमकी याद आ गई, इसलिए वो चाह कर भी उसे बता नहीं पाई। लेकिन राघव भला कहाँ कम था। भले ही ईसा ने उसे नहीं बताया था, लेकिन उसे तो शक हो गया था कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिसे ईसा इतनी घबराई हुई है। वहीं दूसरी तरफ गिल मैंसन में सभी लोग शहनाज का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में शालिनी जी शहनाज को अच्छे से तैयार करके बाहर लाई। शहनाज जैसे ही वहां आई, स्वयं की नज़र उस पर ही ठहर गई। शहनाज ने इस वक्त रेड कलर का बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी, जिसमें शहनाज किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसे इस वक्त किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। सभी की नज़र शहनाज पर ही ठहर गए थे। शहनाज अपनी नज़रों को नीचे झुकाए खड़ी थी। तभी रजत शहनाज के पास आया और बोला, वाह, मुझे तो नहीं पता था मेरी बहन इतनी खूबसूरत लगती है। जैसे ही शालिनी जी ने ये सुना, वो रजत के कान को पकड़ते बोली, क्या कहा तूने? खबरदार, जो मेरी बेटी को कुछ कहा भी तो तू होगा बंदर। मेरी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी है। शहनाज जी सुन मुस्कुराते हुए एकदम से शालिनी जी के गले लग गई। उसकी आंखें नम हो गई। शालिनी जी भी अपनी बेटी के सर सहलाते हुए भावुक हो गई और उनकी आंखें भी नम हो गई। वो नम आंखों के साथ शहनाज को शांत कराने लगी। फिर वो नीरजा जी की तरफ देखते हुए बोली, मेरी बेटी मेरी जान है, प्लीज इसका ख्याल रखिएगा। अगर इससे कोई गलती हो जाए तो एक भूल समझकर माफ कर दीजिएगा। इसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार दीजिएगा। नीरजा जी शालिनी जी के पास आई और उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, ये बिल्कुल मेरे लिए ईसा की तरह ही है। मैं कभी भी ईसा और शहनाज में फ़र्क नहीं करूँगी। मेरे लिए दोनों एक समान हो, तो आप इसलिए बेफिक्र रहिए। ये सुनकर शालिनी जी मुस्कुरा दी। फिर शालिनी जी स्वयं की तरफ देखते हुए बोली, स्वयं बेटा, अगर इसे गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना। ये बहुत नादान है, इसे समझ नहीं आता है कि क्या कर बैठी थी ये, तो इसलिए इसकी नादानी को इग्नोर कर दिया करना। स्वयं शालिनी जी की तरफ देखते हुए बोला, आप फिक्र मत करिए, ये तो मेरी जान है। भला मैं अपनी जान को कैसे कुछ तकलीफ दे सकता हूँ? इसे तकलीफ देने से पहले मैं खुद हजारों तकलीफों से गुजर जाऊंगा, पर इस पर एक आंच तक नहीं आने दूंगा। स्वयं के कन्फेशन को सुनकर सभी लोगों के होठों पर स्माइल आ गई। वहीं शहनाज अपनी नज़रों को नीचे झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी अमर जी वहां आए और शहनाज के सिर पर हाथ रखे तो शहनाज एकदम से अपने डैड के गले लग गई और रोते हुए बोली, आई मिस यू डैड, आई मिस यू सो मच। अमर जी भी प्यार से अपनी बेटी के बालों को सहलाते बोले, आई मिस यू टू बच्चा। इसी तरह हमेशा मुस्कुराती रहना, और हाँ, अगर तुम्हें तुम्हारा पति परेशान करे तो तुम मेरे पास आ जाना। फिर हम दोनों बाप बेटी मिलकर इसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। अमर जी की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। शहनाज की भी होठों पर स्माइल आ गई। कुछ देर में सभी लोग शहनाज को अपने साथ लेकर मेंशन से बाहर आए। शहनाज अपने भाई के गले लगकर रो रही थी। रजत उसको समझाते हुए बोला, बस कर, कितना रोएगी, अब ज्यादा नाटक मत कर। मुझे अच्छे से पता है तेरे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे कि तू अपने स्वयं के पास जा रही है। ये सुनते ही शहनाज अपने भाई के सीने पर मारती बोली, भाई आप कितने बुरे हो। अगर आपने ऐसा कहा ना तो मैं भी भाभी को मना कर दूंगी कि वो आपसे शादी ना करे। रजत शहनाज की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा, वो मुझसे प्यार करती है और वो तेरी बात नहीं मानेगी, समझी? तू कुछ भी कर ले, उसे तो मेरे पास ही आना है। ये सुनकर शहनाज चिढ़ते बोली, मॉम देखो ना कैसे भाई मुझे परेशान कर रहे हैं। साले जी ने रजत को आंखें दिखाई तो रजत चुप हो गई। उसे पता था अगर वो कुछ बोला
तो उसकी मॉम जरूर उसके कान पकड़कर मोड़ देंगी। उसने जल्दी से अपने कान पर हाथ रख लिया और बोला, ओके ओके, मैं कुछ नहीं बोलूँगा आपकी लाडली को। ये सब देख वो मुस्कुराने लगे। फिर शहनाज को कार में बिठाया गया। स्वयं भी उसके बगल में आकर बैठ गया। धीरे धीरे सभी लोग अपनी अपनी कार में बैठ गए। सोहा जैसे ही स्वयं की कार में बैठने वाली थी कि तभी नकुल ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे रोकते बोला, क्या कर रही हो? भैया भाभी के पास बैठोगे? उन दोनों लोगों को अकेले रहने दो, तुम चलो मेरे साथ मेरी कार में। जैसे सोहा ने नकुल को देखा वो डर से कांपने लगी। वो डरते हुए बोली, नहीं, मैं चली जाऊंगी, मैं भाई के साथ चली जाऊंगी। नकुल सोहा की तरफ देखकर बोला, अच्छा देखो, तुम्हारा भाई है यहाँ कहीं? नहीं है ना? तो चलो चुपचाप मेरे साथ। सोहा अपने हाथों को छुड़ा रही थी। वो अभी भी पूरी तरह से डरी हुई थी। वो डरते हुए बोली, मैं अंकल आंटी के साथ बैठ जाती हूँ, आप छोड़िए मुझे। नकुल ने उसे घूर कर देखा, बोला, तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही हो? क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगा? सोहा ने जब ये सुना तो वो और ज्यादा डर गई। वो जल्दी से डरते डरते हाँ में अपना सिर हिला देती है। वो देख नकुल की आंखें बड़ी हो गई। वो उसे गुस्से से घूरने लगा और बोला, अब तो मैं पक्का तुम्हें खा ही जाऊंगा, चलो मेरे साथ। सोहा बहुत डरी हुई थी, लेकिन नकुल उसे जबरदस्ती अपनी कार की तरफ ले गया और फ्रंट सीट पे उसे बैठा दिया। फिर खुद भी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। सोहा कार से निकलकर भाग जाना चाह रही थी। ये महसूस कर नकुल ने तुरंत कार को लॉक, फिर कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया। ये देखकर सोहा की हालत खराब हो गई। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। वो डर के कारण वो एक तरफ सिकुड़ के बैठी हुई थी। वो तो नकुल की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख रही थी। वो विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी और बस यही मना रही थी कि जल्दी से वो मेंशन पहुंच जाए। वहीं नकुल कार ड्राइव करते हुए तीसरी निगाहों से सोहा को देख रहा था। सोहा को डरा हुआ देखकर मन ही मन बोला, ये लड़की भी पागल है क्या? इतना क्यों मुझसे डरती है? जैसे मैं इसे खा जाऊंगा, जैसे मैं कहीं का शेर हूं और ये भीगी बिल्ली। फिर कुछ सोचकर नकुल के होठों पर स्माइल आ गई। वहीं सोहा डरते हुए मन ही मन बोली, हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई? बस जल्दी से मेंशन आ जाए और मैं इनसे दूर हो जाऊं। प्लीज भगवान जी मुझे बचा लेना, कहीं ये राक्षस मुझे खा गया तो। उसी समय सोहा का फोन रिंग करने लगा। फोन की रिंग करते ही सोहा और भी ज्यादा घबरा गई। फिर वो जल्दी से फोन की स्क्रीन की तरफ देखती है तो उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखो मुस्कुरा दी। फिर तुरंत कॉल पिक की। दूसरी तरफ से उसकी फ्रेंड की आवाज आई, सोहा यार कहाँ है तू? आज हम सब बाहर लंच के लिए जाने वाले थे पर तू आई नहीं। ये देख, राज भी तेरा वेट कर रहा है। जल्दबाजी में सोहा फोन को स्पीकर करके रख दिया था, जिससे नकुल भी उसकी सारी बातें सुन पा रहा था। सोहा कुछ बोलती उससे पहले ही एक लड़की की आवाज आई, यार सोहा कहाँ है तू? जल्दी आ जाना, हम सब तेरा वेट कर रहे हैं। तू बता, तू आ रही है या नहीं, या मैं तुझे लेने के लिए आ जाऊं? सोहा डरती बोली, मैं आज नहीं आ पाऊंगी, मुझे इंपॉर्टेंट काम आ गया है, मैं कल तुम लोगों से मिलती हूँ। ये सुनकर वो लड़का यानी कि राज थोड़ा उदास हो गया और बोला, यार सोहा तुझे पता है ना, हम लोग जल्दी मिल नहीं पाते हैं। हम सब तुझसे मिलने के लिए आए थे पर तू ही नहीं आई। ठीक है, आज तुझे माफ कर रहे हैं पर कल पक्का तुझे प्लाजा रेस्टोरेंट में आना ही होगा। सोहा जल्दी से सिर हिलाकर बोली, हाँ हाँ पक्का, मैं कल आ जाऊंगी। कल मैं मना नहीं करूंगी, मैं कल टाइम पर वहां पहुंच जाऊंगी और इस बार मैं तुम लोगों को नाराज नहीं करूंगी। ये सुनकर राज मुस्कुराकर बोला, ओके चल चल, आप सब तेरा कल वेट करेंगे, बाय एंड टेक केयर। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। वहीं सोहा अभी भी मुस्कुरा रही थी। वो इस तरह मुस्कुराते हुए अपने फोन की तरफ देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ नकुल के तो चेहरे के भाव बदल गए थे। उसका चेहरा डार्क हो गया था। उसके हाथों की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए थे। उसके कानों में बार बार राज की आवाज आ रही थी, जो कि सोहा को इतने प्यार से मिलने के लिए बुला रहा था। ये बात नकुल से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सोहा भी मुस्कुराते हुए उससे बातें कर रही थी। ये बात नकुल को हजम नहीं हुई। एकदम से उसने एक झटके में कार रोक दिया। ऐसे अचानक कार रोकने से सोहा डर गई। जो विंडो से बाहर की तरफ देखती है वो लोग मेंशन नहीं पहुंचे थे। ये देख वो डरकर जैसे नकुल की तरफ मुड़ी। नकुल की भयानक रूप को देखकर डर के कारण उसकी चीख निकल गई। नकुल सोहा की तरफ गुस्से से देख रहा था। उसका चेहरा इस वक्त गुस्से से तमतमाया हुआ था। सोहा जैसे ही नकुल के चेहरे को देखती तो डर से कांप गई और उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। नकुल उसके बिल्कुल करीब आया और अपने दांत पीसते बोला, कौन है ये लड़का? सोहा इस वक्त इतनी डरी हुई थी कि उसे नकुल की कही बात भी नहीं सुनाई दे रही थी। तभी नकुल और भी ज्यादा गुस्से से बोला, मैंने तुमसे पूछा कौन है वो लड़का? सोहा डरते हुए, वो मेरा दोस्त है। नकुल उसके चेहरे की बिल्कुल करीब आया और बोला, अच्छा वो तुम्हारा दोस्त है? नकुल की बात पर सोहा जल्दी जल्दी अपनी गर्दन हाँ हिला देती है। तभी नकुल बोला, मुझे तो नहीं लगता कि वो तुम्हारा दोस्त है, क्योंकि जिस तरह से तुमसे बात कर रहा था उससे तो ये लग रहा था कि तुम दोनों दोस्त से कहीं ज्यादा ही हो।
वो लड़का जिस तरह से तुमसे बात कर रहा था, मुझे तो नहीं लगा कि वो सिर्फ तुम्हें अपना फ्रेंड मानता है। सोहा ने ये सुना तो वो तुरंत बोली, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम दोनों सिर्फ एक अच्छे फ्रेंड हैं और कुछ नहीं। वो मेरी हमेशा स्टडी में हेल्प करता है, इसलिए मैं उससे एक फ्रेंड की ही तरह बातें करती हूँ। नकुल अभी भी उसकी तरफ झुका हुआ था। वो उसे घूरते बोला, अगर ये बात झूठ निकली तो तुम जानती हो ना, मैं राघव भैया को बता दूंगा, फिर राघव भैया तुम्हारा क्या हाल करेंगे। सोहा ने जब ये सुना तो वो डर से कांप उठी और बोली, मैं सच कह रही हूँ, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं खुद भैया को बताऊंगी। भैया ने मुझसे खुद कहा है कि अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो तुम मुझे सब बता देना, मुझसे कुछ मत छिपाना। तो मैं भी भैया से नहीं छिपाऊंगी। इस वक्त सोहा थोड़ी कॉन्फिडेंट हो गई थी, क्योंकि उसे अपने भाई पर यकीन था कि उसका भाई उसे कुछ नहीं बोलेगा। वहीं नकुल सोहा की बातें सुन और भी ज्यादा गुस्से से भर गया। वो उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला, अच्छा तो तुम सब कुछ बताती हो अपने भैया को। सोहा ने तुरंत हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और बोली, हाँ मैं अपने भैया को सब कुछ बताती हूँ। तभी नकुल ने एकदम से सोहा के होठों पर अपनी होठ रख दिया और उसे किस कर लिया। नकुल के ऐसा करने से सोहा की आंखें हैरानी से फैल गई। वो अपनी आंखें बड़ी किए नकुल की तरफ देखने लगी। तभी नकुल सोहा से थोड़ा दूर हुआ और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो ये भी बताओगी तुम अपने भाई को। सोहा हैरान हो गई। वो तुरंत नकुल को खुद से दूर धक्का देती और बोली, क्या बदतमीजी है ये, आप क्या कर रहे हैं बदतमीज, मुझे जल्दी से घर ले चलिए वरना मैं खुद अकेली चली जाऊंगी। नकुल अपने सीट पर गिर गया था। वो वापस से सोहा की तरफ आया और बोला, अभी तो मैंने बदतमीजी की ही नहीं और तुम अभी से मुझे बदतमीज बोल रही हो। अब जब तुमने बोल ही दिया है तो क्यों ना मैं थोड़ा बदतमीजी कर ही लूं। इतना कहकर उसने सोहा के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ा और एकदम से उसके होठों को अपने होठों में जकड़ लिया। फिर बड़े ही पैशन के साथ उसके होठों पर किस करने लगा। सोहा उसे खुद से अलग कर रही थी, लेकिन नकुल उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अब सोहा की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। जैसे ही नकुल ने अपने चेहरे पर कुछ गीलापन सा महसूस किया तो वो सोहा से दूर हुआ। सोहा की आंखें रो रो कर पूरी लाल हो गई थी। नकुल ने सोहा के चेहरे की तरफ देखा और उसके गालों को सहलाते बोला, क्या हुआ, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो, क्या ये सब पहली बार हुआ है तुम्हारे साथ। सोहा गुस्से से अपने नाजुक हाथों से नकुल के सीने पर मारती बोली, आप ये गंदी हरकतें मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा मुझसे दूर रहिए, मैं क्या आपको इस तरह की लड़की लगती हूँ। नकुल सुहा के चेहरे की तरफ देख रहा था। सुहा के चेहरे पर दर्द के भाव साफ दिख रहे थे। अब नकुल को थोड़ा खुद पर ही गुस्सा आने लगा। वो धीरे से सुहा के गालों पर अपनी अंगूठी से रब करते बोला, शांत हो जाओ, रो नहीं। लेकिन सोहा रोते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं, आप मेरे साथ गंदी हरकतें कैसे कर सकते हैं। हाँ आपको तो मुझसे नफरत है ना, तो फिर क्यों मेरे करीब आ रहे हैं, दूर रहिए मुझसे वरना मैं भैया से बता दूंगी। नकुल ये सब सुनकर हल्का मुस्कुराया, क्योंकि इस वक्त सोहा किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही थी, जो कि उसे धमकी दे रही है कि अगर आपने ऐसा किया तो मैं अपने भाई को बता दूंगी। उसकी इस प्यारी सी धमकी को सुनकर नकुल उसके चेहरे की तरफ झुका और एकदम से उसके होठों पर वो फिर से किस कर लिया। ये देख सोहा उसकी पीठ पर तेजी से मारने लगी। नकुल तुरंत सोहा के होठों से अलग हुआ और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुम इतनी प्यारी क्यों हो। इस पर सोहा गुस्से से बोली, अगर आपको ये सब गंदी हरकतें करनी है तो जाकर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करिए, मेरे साथ नहीं। सोहा की बात सुन नकुल को याद आया कि वो क्या कर रहा था। आखिर वो कैसे ऐसी बहक सकता है, जबकि उसकी तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा कैसे देगा। वो तुरंत सोहा से अलग हो गया और स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथ को कस लिया। फिर बिना देरी किए वो कार चलाने लगा। उसे इस वक्त खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। वहीं सोहा की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वो बार बार अपने हाथों से आंसुओं को साफ कर रही थी। नकुल ने जब ये देखा तो उसे खुद पर और गुस्सा आता है। उसे बुरा लग रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। आज तक उसने खुद अपनी गर्लफ्रेंड तक को किस नहीं किया, तो फिर वो सोहा को कैसे कर सकता है। जो कुछ भी वो सोहा के भी फील करता है, ऐसा उसे कभी अपनी गर्लफ्रेंड अंतरा के लिए बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये सब सोचते हुए नकुल कार ड्राइव कर रहा था। वहीं सोहा के आंसू रुक ही नहीं रहते। सोहा के आंसू नकुल को और भी ज्यादा दर्दते रहते। वहीं दूसरी तरफ एक साथ कई कार स्वयं की विला के सामने आकर रुकी। एक कार जल्दी से भागते हुए आगे आया
और स्वयं की कार का बैक सीट डोर का ओपन किया। स्वयं तुरंत बाहर आया, फिर वो दूसरी तरफ से जाकर खुद से ही डोर ओपन किया और अपने एक हाथ को आगे बढ़ा दिया। शहनाज धीरे से अपने हाथों को स्वयं के हाथों पर रखकर बाहर आई। अभी शहनाज अपने कदम आगे बढ़ाती कि एकदम से वो हवा में झूल गई, क्योंकि स्वयं ने उसे अपनी गोद में ले लिया। शहनाज हैरानी से बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? स्वयं बोला, आई नो कि तुम्हारे हाथों में चोट आई है, और अब तक तो तुम्हारी मॉम ने डॉक्टर से कहकर उस पर पट्टी भी करवा दिया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी महबूबा को जरा सी भी तकलीफ हो। शहनाज ये सुनकर उसकी बात पर उसकी तरफ थोड़ी नाराजगी से देखती हुई बोली, आप क्या कह रहे हैं? आपके कहने का क्या मतलब है? अब क्या आप मुझे चलने भी नहीं देंगे? स्वयं शहनाज के चेहरे की तरफ झुका और उसके नोज से अपने नोज में रब करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं महबूबा। अब अगर आशिक हो गई हो तो गृह प्रवेश भी कर दिया जाए। पीछे से नीजा जी की तेज आवाज सुन उन दोनों के कानों में पड़ी, तो दोनों तुरंत ही गेट के पास आ गए। नीजा जी स्वयं की तरफ देखते बोली, अरे बेटा, माना कि तू अपनी महबूबा से बहुत प्यार करता है, पर उसे नीचे तो उतार। इस रस्म के लिए इसका नीचे उतरना जरूरी है, क्योंकि उसके पैरों की छाप इस घर में पड़नी चाहिए। यह सुनकर ना चाहते हुए भी स्वयं को शहनाज को नीचे उतारना पड़ा। उसने मुंह बना लिया था। वहीं शहनाज हल्का सा मुस्कुराई और फिर सामने रखे आरती की थाल और चावल से भरे कलश की तरफ देखने लगा। नीरजा जी शहनाज से बोली, बेटा, पहले तुम इस कलश को अपने दाहिने पैर से गिराकर आरती की थाल में अपने दोनों पैरों को रखकर अंदर आओ। शहनाज ने वैसा ही किया। उसने पहले कलश को अपने दाहिने पैर से नीचे गिराया, फिर शहनाज ने आलते में अपने दोनों पैरों को रखा और घर के अंदर प्रवेश किया। स्वयं भी उसके साथ ही साथ आ रहा था, पर अभी शहनाज थोड़ी दूर चली ही थी कि एकदम से स्वयं ने उसे उठा लिया। सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे। तभी स्वयं सबकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये भी तो एक रस्म है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को अपने रूम तक गोद में उठा कर ले जाता है, और आज हमारी शादी भी हुई है, और अब तो इतना बोलो शहनाज की तरफ देख मुस्कुराया, फिर बोला, आज हमारी वेडिंग नाइट भी है। सभी लोग आंखें फाड़े मुंह खोले स्वयं को देख रहे थे। अब तक ईसा और राघव भी आ गए थे। वो सभी स्वयं की बेसब्री भरी बातें सुन रहे थे। वहीं स्वयं सबको इग्नोर कर अपने मन ही मन बोला, आज तो हमारी मिलन की रात है। स्वयं ये बोलते हुए शहनाज को गोद में लिए हुए आगे बढ़ गया, पर अभी वो आगे जा पाता कि तभी नीरजा जी की तेज आवाज उसके कानों में पड़ी, अपने सोच को लगाम दो बेटा, आज की रात तुम दोनों साथ में नहीं सो सकते, क्योंकि जब तक तुम दोनों कुलदेवी का दर्शन नहीं कर लेते तब तक तुम एक कमरे में नहीं सोओगे। नीरजा जी की कही बातें सुन जहां सबको हंसी आ रही थी, वहीं स्वयं का मुंह बन गया। वह हैरानी से आंखें फाड़े अपनी मॉम की तरफ देखने लगा, जो कि उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। स्वयं थोड़ी नाराजगी के साथ बोला, नो मॉम, प्लीज ऐसा मत करो। आपको तो पता है ना मैं अपनी महबूबा के लिए कितना तड़पा हूँ। क्या आप भी सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा? कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है, और यकीन मानिए अगला भाग आपके दिल को छू जाएगा। तो अगर आप भी अगली कड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। आपके प्यार और साथ से ही ये कहानी आगे बढ़ रही है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पुष्पा जायसवाल स्टोरी, जहां हर कहानी कुछ कहती है। थैंक यू सो मच।